हेलो डियर स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट चैप्टर अपना यही चल रहा है। अलग अलग चैप्टर्स के जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं या इस चैप्टर से वो क्वेश्चंस जो बिल्कुल पॉसिबल होंगे आगे जाके, तो हम यही कर रहे हैं। और करते करते अभी हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन नाम के चैप्टर पे आ चुके हैं, जहाँ पर हम करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखते हैं इस चैप्टर से वो कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बैठते हैं। तो सबसे पहले यू कैन सी ओवर हियर कि आप ये देख सकते हो, दिस इज अ ग्राफ शोइंग। ये इस चैप्टर में जितनी भी ग्राफ वाले क्वेश्चंस है ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको बहुत ध्यान से करना है। इसीलिए मैंने पहले में ये ग्राफ वाला ही लिया है। अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि द ग्राफ डिपिक्ट्स shown represents organismic response to environmental condition। जैसे टेम्परेचर को लेके ऑर्गेनिज्म किस तरह का रेस्पॉन्स शो करता है, ये उसका ग्राफ है। ये इंटरनल लेवल आ गया और इसको एक्सटर्नल लेवल पे इन्होंने वो कर दिया है। ठीक है, और अब पूछ रहा है कि विच वन ऑफ दीज, ए और बी, डिपिक्ट्स कॉन्फॉर्मर। तो इनमें से कॉन्फॉर्मर कौन है? ओके, और व्हाट डज द अदर लाइन ग्राफ डिपिक्ट, दूसरा जो लाइन ग्राफ है वो क्या है? ठीक है, एंड हाउ डू दीज ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम ईच अदर विथ रेफरेंस टू होम्योस्टैसिस। तो देखो, ये जो बी वाला ग्राफ है, जो बी वाला लाइन है, ये कहलाते हैं रेगुलेटर्स। ठीक है, और अगर ये रेगुलेटर्स है तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे कॉन्फॉर्मर्स। ये कॉन्फॉर्मर्स क्यों है? क्योंकि इनका इंटरनल लेवल अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल लेवल चेंज होता है। ठीक है, मतलब दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल कंडीशंस फॉर देयर बॉडी परफॉर्मेंस। लेकिन जो रेगुलेटर हैं, चाहे एक्सटर्नल लेवल कुछ भी हो, उनका एक कांस्टेंट वो चलता है। सो रेगुलेटर्स दे मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, रेगुलेटर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, लेकिन कॉन्फॉर्मर नहीं कर पाते। तो ए वाला कॉन्फॉर्मर, बी रेगुलेटर हो गया है। ये दोनों आ गए आपके आंसर। और कैसे डिफरेंस है? तो ये अंदर का टेम्परेचर, अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नहीं मेंटेन करते हैं, चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, एंड रेगुलेटर्स दे मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। तो इसी पॉइंट को यहाँ पर मैंने लिखाया है आपके लिए। आंसर जब भी लिखो तो इतनी ही क्लैरिटी मेंटेन करनी है, ये मैंने आपको हमेशा से सिखाया है। जैसे कि ए जो है वो कॉन्फॉर्मर आ गया, जो बी था अदर लाइन ग्राफ, अदर लाइन रिप्रेजेंट्स द रेगुलेटर। ठीक है, यही था। और थर्ड आंसर था दोनों में डिफरेंस। तो जैसे कि यहाँ आ गया कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म या प्लांट है, इनका बॉडी टेम्परेचर या ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन जो भी है, ये सब चेंजेस अकॉर्डिंग टू एम्बिएंट एनवायरनमेंट। मैंने कहा बाहर के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, डिपेंड बाहर पे करता है। वेयर एज रेगुलेटर में ऐसा कुछ नहीं है, चाहे बाहर कुछ भी हो जाए, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर थ्रू आउट वही मेंटेन होता है जो है। जैसे हमारा है कॉन्फॉर्मर्स, तो प्लांट और एनिमल हो गए, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं दे आर नॉट प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इनका क्या है कि और बाहर के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। लेकिन हमारा जो है, जैसे कि ह्यूमंस है, उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंज नहीं होता है। वो चाहे ठंड हो तो वही, गर्मी हो तो भी वही। तो गर्मी ज़्यादा हो गई तो स्वेटिंग होने लग जाता है, उस तरीके से वो मेंटेन करते हैं। और सर्दी ज़्यादा हो गई तो शिवरिंग करा के मेंटेन करा रहे हैं। तो जैसे भी हो, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन वो करते हैं। तो दे आर कॉल्ड रेगुलेटर्स, विच मीन्स दे आर एबल टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया कॉन्फॉर्मर्स एंड रेगुलेटर्स। तो ध्यान रखना, दोनों के बीच में एग्जाम्पल वगैरह खूब पूछते हैं यहाँ से। और मैंने आपको हमेशा कहा है कि सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि ये क्वेश्चन है तो सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं पढ़ना है। अगर मैंने कॉन्फॉर्मर रेगुलेटर पे क्वेश्चन पूछा है ना, तो उस हिसाब से सोचना कि अच्छा कॉन्फॉर्मर और रेगुलेटर्स पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, यानी दे फॉर्म द इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो इस कैटेगरी को ध्यान से पढ़ना है। ये भी उसके जस्ट बाद में ये वाला कॉन्सेप्ट है आपकी बुक में,
जिसमें हम पढ़ते हैं कि स्टडी दीज डिफरेंट एज पिरामिड फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, जिसमें आप देखो ये ग्राफ दिए हुए हैं बच्चों, और ये ग्राफ तो है ये वाला येलो वाला बॉक्स है, इट रिप्रेजेंट्स प्री रिप्रोडक्टिव, जो ब्लू वाला है वो रिप्रोडक्टिव यानी करेंट रिप्रोडक्टिव फेज, एंड जो पिंक वाले हैं वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेजेस हैं। ठीक है, तो ये हो गए। अब ये तीनों फेजेस जो हैं ये आप देखो ये पिरामिड थोड़े से हल्के मतलब अलग अलग हैं, हल्का सा डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है वो क्वेश्चंस तो हालांकि पूछ रहा है कि नेम गिवन टू व्हाट इज द नेम गिवन टू दिस एज पिरामिड। तो नेम्स आपको याद है कैसे रखना है, आपको इसमें ध्यान रखना है कि ए इज द एक्सपांडिंग, बी क्या हो जाएगा बच्चों स्टेबल, और सी हो जाएगा डिक्लाइनिंग। सॉरी, ठीक है, तो ये तो तीनों के नेम्स हो गए। क्यों दिया गया भाई ये नेम? मेंशन द वन विच इज़ आइडियल फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन एंड वाई। अब आपको क्या लग रहा है ह्यूमन पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा एज पिरामिड सही है? देखो एक्सपांडिंग ये कहता है कि प्री रिप्रोडक्टिव वाले ज़्यादा हैं, तो सिंस ये एज ग्रुप ज़्यादा है तो आगे जाके ये पॉपुलेशन बढ़ाएगा। स्टेबल ये कहता है कि प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव फेजेस के जो ऑर्गेनिज्म हैं ये वाले ये ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, तो जिस स्पीड से ये बढ़ रहे हैं उसी स्पीड से ये मतलब पॉपुलेशन आगे बढ़ने वाले हैं। और ये है आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये कोई रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, तो ये रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तो दे आर नॉट इन्वॉल्व इन इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इंक्रीमेंट में किसका रोल है? रिप्रोडक्टिव वाला और प्री रिप्रोडक्टिव वाला। तो रिप्रोडक्टिव वाले तो ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, और इन नियर फ्यूचर जब ये प्री वाले जब रिप्रोडक्शन करने लगेंगे तो भी पॉपुलेशन उस हिसाब से बढ़ेगा। ठीक है, और डिक्लाइनिंग में आप यहाँ देखो, डिक्लाइनिंग में ये एज ग्रुप कम है, तो अभी इसने भले पॉपुलेशन बढ़ा दिया हो, ये अभी इंक्रीज कर रहा है पॉपुलेशन, लेकिन ये वाला जो एज ग्रुप वाला है सिंस ये कम है तो इन नियर फ्यूचर ये पॉपुलेशन को डिक्लाइन करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्री रिप्रोडक्टिव वाले कैसे हैं, यहाँ ज़्यादा है तो ये एक्सपांड करेगा इन नियर फ्यूचर, यहाँ पर इसका सेम है तो ये स्टेबल है सेम पेस पे, और यहाँ कम है तो ये डिक्लाइन होगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, फिर उस हिसाब से चीज़ों को फिट करना। ठीक है, और व्हाट वुड बी द ग्रोथ रेट पैटर्न व्हेन द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, तो आपको बस आंसर इस तरीके से रखना है। अब देखो ये तीन नेम्स तो मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा ही दिए। ठीक है, अब ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए बेस्ट सूटेड कौन सा है? तो ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए बेस्ट सूटेड है स्टेबल वाला। ठीक है, क्योंकि स्टेबल पॉपुलेशन में अपना देखना ध्यान से, तो प्री रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, नॉट पोस्ट, प्री एंड रिप्रोडक्टिव वाले जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम में हैं। तो इस वजह से क्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी है, रिप्रोडक्टिव भी उतने हैं, प्री रिप्रोडक्टिव भी ऑलमोस्ट उतने ही जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टेबल सूट्स द बेस्ट, ये ध्यान रखना है। और कभी भी रिसोर्सेस अगर अनलिमिटेड हो, आपकी बुक में लिखा हुआ भी है कि अगर एलिफेंट्स पे भी कोई चेक ना रहे तो वो भी एक्सपोनेंशियल रेट से आगे बढ़ सकते हैं। रिसोर्सेज अगर नहीं, मतलब रिसोर्सेज मिलने में डिफ़िकल्टी हो तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो जाता है, या सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म फिर ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि जो उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को झेल पाता है वही सर्वाइव कर पाएगा। द थिंग इज़ दैट कि अब रिसोर्सेस, यहाँ क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है ना कि यहाँ अनलिमिटेड रिसोर्सेज अगर अवेलेबल है तो क्या होगा? तो फिर ग्रोथ नहीं रोक सकते आप, फिर ग्रोथ भयंकर होगा, अच्छा वाला होगा। तो उस केस में द ग्रोथ इज एक्सपोनेंशियल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट आपका आंसर रहेगा जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होगा तो। ठीक है, और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस चैप्टर के, लेकिन उसके लिए मैं फिर आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ जहाँ पे हम और इस चैप्टर के
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए यू कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड कीप stuck to our channel. On that note, it's a goodbye, children. Take care.